हेलो एंड वेलकम टू द टेक्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए आज एक बहुत जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं मैं। जी हाँ, एक कोबाल्ट का माउंटेन पाया गया है इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में जो कोबाल्ट का माउंटेन पाया गया है, इसमें इंडिया और चाइना आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं। आपके सामने ये सोचने का विषय है कि आखिरकार जब इंडियन ओशन में ऐसा कोबाल्ट का माउंटेन पाया गया है तो उसमें चाइना से इसका क्या लेना देना। इन सभी चीजों पे हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये माउंटेन कहाँ पाया गया है, कोबाल्ट की क्या उपयोगिता है भारत के लिए। और ध्यान दीजिएगा, ये अगर इस पर जो बेसिकली इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में भारत ने एप्लीकेशन दिया है माइनिंग के लिए, अगर मान लेते हैं वो एप्लीकेशन भारत का अप्रूव हो जाता है तो भारत की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट देगा। ठीक है, भारत की जो बेसिकली कोबाल्ट और अन्य जो है जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए या मतलब जो एरोप्लेन है उनके जो इक्विपमेंट्स बनाने में जो पार्ट्स की आयात की निर्भरता होती है उसमें बहुत ज्यादा कमी आएगी। भारत का इंपोर्ट इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कम होगा। भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। इन सभी चीज में भारत बेसिकली आत्मनिर्भर हो पाएगा। भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा सुधरेगी। ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। ये अगर साथ ही कमेंट में बताइएगा इसको कि आखिरकार ये आपकी जो न्यूज है वो आपके जीएस पेपर किससे संबंधित है। ठीक है, और आप एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि चाहे जिसकी बात हो, भारत का कहीं भी क्लेम हो, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना अपना इंटरफेयर जरूर करता है। चाइना की ये फितरत है कि भारत कहीं भी जो है कोई क्लेम रेज करे, उसका चाइना से कोई लेना देना हो या ना लेना देना हो, लेकिन चाइना वहां इंटरफेयर जरूर करता है। और खासकर भारत के पड़ोसियों के माध्यम से, कहीं डायरेक्ट और कहीं भारत के पड़ोसियों के माध्यम से उस पर अपना क्लेम जो है जरूर स्थापित करने की कोशिश करता है। तो बात यही है, भारत को इस बात का डर है कि अगर चाइना ने इस पे किसी भी तरह का क्लेम जो है स्थापित कर दिया तो ऐसे में इंडियन ओशियन में अगर चाइना आ गया तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी जो है बहुत बड़ा खतरा होगा। भारत की बेसिकली जो सुरक्षा है, सुरक्षा चुनौतियां भी भारत की बढ़ जाएंगी। साथ ही इंडियन ओशियन में चाइना का प्रभुत्व भी बढ़ जाएगा। और जब इंडियन ओशियन में चाइना पहुंचता है तो इसके बाद वो अपना प्रभुत्व चारों तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एडिटोरियल्स इससे संबंधित, यहाँ तक कि सतत इंडियन ओशियन से भी संबंधित मैंने बहुत सारे जो है आर्टिकल्स आपसे डिस्कस किए हैं। साथ ही उनसे संबंधित मेंस का क्वेश्चन भी दिया है। तो आज ये बात, एक बात आप सोच के देखिए कि अगर चाइना मान लेते हैं आता है, जैसे मैंने आपको तिब्बत का एग्जांपल दिया था, तिब्बत के बारे में पढ़ाया था कि जब तिब्बत पर टेक ओवर किया चाइना ने, उसके बाद में वो 5 फिंगर या 5 फिंगर रूल लाके इसके बाद में उसने सिक्किम और साथ में अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और नेपाल वाले रीजन को के काफी हिस्से को अपना हिस्सा बता दिया। ठीक है, तो ये इसकी पॉलिसी रही है, इसकी फितरत रही है। भारत भी इस चीज से चिंतित है और इसीलिए भारत जो है बहुत ज्यादा जल्दी में है कि ऐसे से उसको जो है इसका लाइसेंस मिल जाए। हम आपसे बात करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, चाइनाज फियर्स स्पार्क इंडियन रेस फॉर कोबाल्ट इन कंटेस्टेड इन ओशियन वाटर। ठीक है, बेसिकली आप ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके सामने एक इमेज मैं दिखा रहा हूँ, बेसिक इमेज जो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये इमेज क्या है? ये इमेज आपकी बेसिकली एक शिप है। कौन सा शिप है ये बेसिकली सियान 6, जो मतलब चाइना का एक हम कहेंगे रिसर्चर और बेसिकली ऑब्जर्वर शिप है ये। जो श्रीलंका में इसको देखा गया। ठीक है, अब देखो ये जो शिप है, इस शिप के माध्यम से क्या कर सकता है, वो भारत के सैटेलाइट सिस्टम को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको, और इंडियन ओशियन पर अपनी जो भी भारत की गतिविधि है उन पर अपनी नजर बना के रख सकता है। इसी तरह से भारत ने क्या किया था, भारत ने श्रीलंका को इसके लिए वार्न किया था कि आप हमारी सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। ऐसे में याद करिए कि अभी हाल ही में मैंने आपको एक एडिटोरियल ऐसे ही एक वीडियो छोटा सा बनाया था जिसमें श्रीलंका की तरफ से ये कहा गया था कि हम भारत की सुरक्षा के साथ किसी भी देश को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ऐसा श्रीलंका को कहना पड़ा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, काफी हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। हम आज इस न्यूज को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये कोबाल्ट का माउंटेन क्या है, कहाँ पाया गया है, भारत के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, चीन इसमें कैसे इंटरफेयर कर रहा है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो सकता है, ये न्यूज हो सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, हिंद महासागर में छिपा है कोबाल्ट का खजाना, कोबाल्ट का पहाड़। भारत, श्रीलंका और चीन ने भी इस पे नजरें गड़ा रखी हैं। श्रीलंका का तो समझ में आता है, चीन ने इस पे क्यों नजर गड़ा रखी है? चीन डायरेक्टली नजर नहीं गड़ा सकता, ये श्रीलंका के माध्यम से नजर गड़ा रहा है। ये श्रीलंका के माध्यम से भारत के इस पर क्लेम को चैलेंज कर रहा है। पॉइंट आप समझिएगा, डायरेक्ट नहीं कर सकता है, श्रीलंका के माध्यम से, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो वहां पर उस माउंटेन की खुदाई करेगी, उसकी माइनिंग करेगी, वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। इस पे इसके पीछे अगर श्रीलंका ऐसा कोई क्लेम कर रहा है कि भाई ये हमें मिलना चाहिए, तो इसके पीछे कोई नहीं है, कोई और नहीं है, नन अदर देन चाइना। ठीक है, चाइना ही है वो देश।
ठीक है, जो भारत के क्लेम को हर जगह उठा। देखो कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आप जानते हैं कि जैसे आने वाला समय किसका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज होती हैं उसको बनाने में कोबाल्ट एक अहम रोल निभाता है। इसके अलावा जो आपके एरोप्लेन्स के पार्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें भी कोबाल्ट का यूज किया जाता है। जो लिथियम आयन बैटरी हैं उसमें भी बेसिकली कोबाल्ट को ट्रांसफॉर्म करने के बाद में, लिथेटिक जो है कोबाल्ट में चेंज करने के बाद में, कोबाल्ट ऑक्साइड में, फिर उसकी बैटरीज में उसका, इस लिथियम आयन बैटरीज में उसका उपयोग किया जाता है। और बेसिकली अगर सोचिए, अगर इस माउंटेन पर माइनिंग करने का अधिकार भारत को प्राप्त हो जाता है तो ऐसे में भारत के लिए कितना ज्यादा इन सभी धातुओं पर जो है निर्भरता दूसरे देशों पर जो है वो कम होगी। ठीक है, भारत की आर्थिक स्थिति, इन सब चीजों को भारत आयात नहीं करेगा जो आयात करता है, बल्कि दूसरे देशों को निर्यात करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं, इन सभी का जो है दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी देगा, दूसरे देशों को निर्यात करेगा। बहुत अच्छी जो है भारत की इकोनॉमिक स्थिति हो जाएगी। भारत जो हम लोग ये कह रहे हैं कि 2027 तक भारत क्या होगा, जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, शायद ही उससे बेटर स्थिति में भारत होगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान दीजिएगा। हम इसको एक एक चीज देखेंगे। देखिए भारत ने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी जो एलओ से मैंने हाईलाइट किया, इसको देखिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी को बेसिकली 18 जनवरी 2024 को अथॉरिटी के सामने आवेदन प्रस्तुत किया, एप्लीकेशन प्रस्तुत किया। देखिए कोई भी अगर आपको हाई सी में माइनिंग करनी है तो हाई सी में देखिए मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई हैं, एक टेरिटोरियल सी, एक कॉन्टिगुअस जोन जो होता है, और तीसरी मैंने पढ़ाया था ईजेड। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, इसके आगे हाई सी आता है। तो जब हम हाई सी में माइनिंग करना चाहते हैं किसी भी तरह की, तो हमको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। वहां पर अगर आपको इसके लिए मंजूरी लेनी है तो वहां के एप्लीकेशन, केवल वहां पे एप्लीकेशन देने की फीस जानते हैं कितनी है, $5 लाख। ठीक है, तो भारत ने वो $5 लाख की फीस पे करके इसके बाद में वहां पर एप्लीकेशन दिया है। भारत की एजेंसी क्या है, भारत की एजेंसी इसी चीज को लेके थी कि जो है कहीं चाइना इस पे श्रीलंका के माध्यम से क्लेम ना करने लगे। लेकिन क्या हुआ, बेसिकली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसका जो है एक डिपार्टमेंट है, अर्थ सिस्टम एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये एप्लीकेशन जो है बेसिकली इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में दिया। आगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब देखो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपने राइट्स को सिक्योर करना चाह रहा है कि वो किसी भी तरह का जो कोबाल्ट रिच ये माउंटेन है उसमें किसी भी तरह का रिसर्च और बेसिकली जो है माइनिंग करने के लिए ऑथराइज हो सके, कोई और कंट्री उस पर क्लेम करे इससे पहले जो है भारत के का क्लेम करे। लेकिन क्या हुआ है, हाल ही में श्रीलंका भी उस पर जो है अपना क्लेम कर बैठा है। ठीक है, क्योंकि भारत ने जब वहां पर एप्लीकेशन दिया तो वहां से क्या किया गया, उसके एप्लीकेशन को जो है ये कह के आईसी की तरफ से एक क्वेश्चनियर बना के भेजा गया और कहा गया कि भाई कोई और देश भी है जो इस पे क्लेम कर रहा है कि उसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका एक्सटेंडेड पार्ट जो है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक्सटेंडेड पार्ट वो निक्तीन माउंटेन है, जिसको हम कोबाल्ट माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कौन कर सकता है भाई, जाहिर सी बात है चाइना का तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगी नहीं, तो इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कोई और नहीं है, ये श्रीलंका है। ठीक है, और श्रीलंका ऐसा क्यों करेगा इसका अंदाजा लगाना आपके लिए टफ नहीं है। श्रीलंका की अभी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं कि वो वहां माइनिंग करेगा, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान उसके चाइना के कहने पर ही कर रहा है, और उसका पूरा फंडेड कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। क्योंकि चाइना चाहता है कि अगर मान लेते हैं श्रीलंका को ये लाइसेंस मिल गया, ध्यान से समझिए, तो वहां पर श्रीलंका का केवल नाम होगा, वहां पे माइनिंग कौन करेगा, वहां पर रिसर्च कौन करेगा, वहां पर करेगा चाइना, और चाइना का प्रभुत्व इंडियन ओशियन में बढ़ेगा। और एक्चुअल बहुत लंबे समय से चाइना इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से हम इंडियन ओशियन में दाखिल हो पाए, और इंडियन ओशियन में दाखिल होने के लिए कई बार जो है उसने, जैसे मतलब अगर बांग्लादेश का भी एक पोर्ट आप बात कर लें, श्रीलंका के पोर्ट की बात कर लें, तो इस तरह से, और साथ में किसकी, मालदीव में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, तो अपने इंडियन ओशियन में जो प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना, उसमें क्या होगा, उसमें जो है चार चांद उसके लग जाएंगे। ठीक है, और ये भारत के लिए कहीं भी किसी भी तरह से सुरक्षित बात नहीं होगी, इसीलिए जो है भारत इस चीज के लिए प्रयास कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा, अगर इस निकितीन माउंटेन की बात करें तो ये मालदीव के ईस्टर्न कोस्ट पे है, और भारत का जो कोस्ट है, भारत के कोस्टल एरिया से 1350 किलोमीटर यानी 850 नॉटिकल माइल दूर है। आप याद करिए भाई, देखिए 200 नॉटिकल माइल तक की जो रेंज होती है वहां पर अगर कुछ भी पाया जाता है, कोई भी मिनरल पाया जाता है, चाहे वो सी बेड में हो चाहे कहीं भी हो, अगर माइनिंग करनी है, रिसर्च करना है, तो पर्टिकुलर उस देश की का अधिकार होता है, उसके लिए उसको इंटरनेशनल सी बेड से क्या अथॉरिटी से मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन अगर मान लेते हैं हाई सी में आप माइनिंग करने जा रहे हो तो फिर आपको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से मंजूरी लेनी है।
ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये 200 नॉटिकल माइल से काफी आगे है, 850 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, देखिए बेसिकली इंडिया ने क्या किया है, $5 लाख की जो है बेसिकली फीस पे की है, एप्लीकेशन दिया है आईएसए में कि आप हमें 15 साल के लिए इसका लाइसेंस दीजिए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज में डेली बनाता हूं जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन को से रिलेटेड आपकी एक समझ विकसित करते हैं, साथ ही करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपकी क्लास होती है वो प्रीलिम्स और मेंस को फोकस करते हुए होती है। देखिए ये सारे छोटे छोटे वीडियो जो है इनको आप जरूर देखा करिए। और साथ ही ये देखिए ये आज की का वीडियो करंट अफेयर का वीडियो है, इसमें मैंने 53rd जीएसटी काउंसिल जो अभी 22 जून को हुई है उससे संबंधित सारा डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन मैंने किया है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि आखिरकार जो 53rd सब चीजें, जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल कैसे काम करता है, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है, जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, कैसे डिसीजन लेता है, सब चीजें मैंने डिस्कस करने के बाद जो 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसके बारे में भी मैंने सारी उसकी रिकमेंडेशंस आपको पढ़ाई हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। तो इसलिए इसको आप पढ़िए और साथ में आपको इससे संबंधित आपको प्रीलिम्स के लिए और जो है मेंस के लिए दोनों मॉडल क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उन सभी को आप प्रैक्टिस करिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए। साथ ही जो है आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मेरी जो मेहनत है उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। मैं जितना ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा आपके लिए मैं उतनी ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए, आपको कहीं भी कंटेंट में किसी भी तरह की कमी लगे आप मुझे कमेंट करिए, आपके किसी भी तरह के सजेशन का वेलकम रहेगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सारे के लिंक मिल जाएंगे, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, मेरे फाउंडेशन बैच की डिटेल मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। मैं आपको क्लास बताना चाहता हूं कि क्लास मेरी करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की डेली सुबह 8 बजे होती है, सभी के लिए फ्री होती है और प्री प्लस मेंस को फोकस किया जाता है इसमें, प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस, मेंस के लिए भी प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको चेक भी किया जाता है, सभी के लिए फ्री होती है। जो फाउंडेशन बैच है मेरा वो रात को 9 बजे क्लास चलती है और ये पेड क्लास होती है, इसमें सबके लिए फ्री नहीं होती है ये क्लास। तो आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में इंडिया ने एप्लीकेशन दिया तो उस इंडिया ने के एप्लीकेशन को रिव्यू किया गया, लेकिन रिव्यू करने के बाद में क्या किया, जो है आईएसए की तरफ कहा गया, आईएसए की तरफ से इंडिया को एक क्वेश्चनेयर भेजा गया और ये कहा गया कि भाई ये मेरे क्वेश्चन है, इनका जवाब दीजिए, क्योंकि कोई और भी कंट्री ऐसा है जो क्लेम कर रहा है कि उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहां तक एक्सटेंड करता है और निकोटिन माउंटेन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो भारत ने जो है नाम पूछा तो उसने नाम डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, कोई भी हो ये इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि कौन सा देश ऐसा कह सकता है कि उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहां तक एक्सटेंडेड है। अभी जब हम मैप देखेंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो नन अदर कंट्री इट इज श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका अगर ऐसा कर रहा है तो श्रीलंका चाइना ने पीठ पे हाथ रखा हुआ है कि भैया आप ऐसा करो। ठीक है, तभी श्रीलंका कर रहा है। अभी हाल ही में आप सोचिए, श्रीलंका जब चाइना ने श्रीलंका की ये हालत की, उसको लोन देकर, उसको डेट ट्रैप में फंसाकर, इसके बाद में उसकी आर्थिक स्थिति को इतना डावाडोल कर दिया कि वहां भी आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने इतनी सारी सहायता की है उसकी। यहां तक कि श्रीलंका ने खुद कहा कि अगर मैं अपने आर्थिक संकट से बाहर निकल पाया हूं तो उसमें पूरा रोल इंडिया का है, क्योंकि भारत ने ही हमारी पूरी सहायता की है हमें इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब आप आर्थिक संकट से बाहर निकल जाते हैं तो फिर आप उसी के इशारे पर जो है भारत के खिलाफ जा रहे हैं कि जिसने जो है आपका ये हाल किया था। ठीक है, तो हमारे कुछ पड़ोसी, खासकर चाहे मालदीव को ले लो और चाहे जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान को ले लो और चाहे इसको क्या कहते हैं आप श्रीलंका को ले लो, मदद ये भारत से लेते हैं, मुसीबत में इनके भारत खड़ा होता है, लेकिन फाइनली जब ये मुसीबत से बाहर आ जाते हैं तो ये चाइना के इशारे पे काम करते हैं। ये हमेशा अक्सर देखा गया है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जब इनको क्वेश्चनेयर भेजा गया तो भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा 12 मार्च को, ठीक है, इसी 12 मार्च को भारत ने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि जो है अभी आपकी 29th मीटिंग होने वाली है, ठीक है, आईएसए की, और 29th मीटिंग में ही ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 29th मीटिंग के पहले आपको जो है इस क्वेश्चनेयर का जवाब दे सकूं, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जाम का पेपर आप भर के दे दिए, उसमें जो भी डिटेल्स जो पूछी जाती है उसको बहुत लेवल पे बहुत तरह से वेरीफाई करने के बाद में ही भारत जो है, क्योंकि अगर कोई झूठी एप्लीकेशन या कोई ऐसा क्लेम जो है भारत ने रेज किया जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उसका एप्लीकेशन वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा कि आपने भी गलत इंफॉर्मेशन हमको दी। तो ये सब अब ऐसे में क्या किया, ऐसे में आईएसए ने उसका जो भारत का एप्लीकेशन है उसको क्या किया, होल्ड पे रख दिया। ठीक है, उसको होल्ड पे रख दिया और होल्ड पे रखने के बाद में ये कहा कि एप्लीकेशन को दोबारा जो है कंसीडर किया जाए, क्योंकि अभी कोई और देश भी इसमें पार्ट में आ गया है।
ये उम्मीद की जा रही है फिलहाल के लिए कि अब भारत का एप्लीकेशन एंटरटेन किया जाएगा, भारत को इसका अप्रूवल मिलेगा, श्रीलंका को नहीं मिलेगा। उसके वजह क्या है मैं आपको आगे बात करूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें आपको अभी शुरू नहीं हुई है, अभी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें मिलने वाले हैं। आप माउंटेन देखने वाले हैं वाला, आप उसकी लोकेशन देखने वाले हैं, आप और भी बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये क्लास क्या होती है, ये क्लास आपको सोचने समझने की इस चीज में क्षमता जो है आपकी बढ़ाती है कि आखिरकार इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं उनको हम कैसे समझें, कैसे डिकोड करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ नॉर्मली 200 नॉटिकल माइल तक होती है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये मैं इधर देखिए आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें बहुत पहले से भी पढ़ाया हुआ है। जब मैं नेशनल इनकम पढ़ा रहा था तो नेशनल इनकम में जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात आई थी तो मैंने आपको इस चीज को पढ़ाया था कि जो हमारी कोस्टल लाइन्स है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, ये माइल लिखा, माइल ने नॉटिकल माइल है, यहाँ तक हमारा टेरिटोरियल सी पाया जाता है। इस पे भारत का संप्रभुत्व का अधिकार होता है, मतलब जिसकी जिसकी भी ये टेरिटोरियल सी, मतलब मैं पर्टिकुलर कंट्री या किसी एक कंट्री के लिए लागू नहीं, सबके लिए लागू है। तो टेरिटोरियल सी के जो ऊपर का एयर स्पेस होता है उस पर भी उस संबंधित देश का पूरा अधिकार होता है, संप्रभु अधिकार होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एयर स्पेस बंद कर दिया गया। एयर स्पेस क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि भाई उस देश का संप्रभु अधिकार है, तभी तो एयर स्पेस बंद कर दिया गया, अदरवाइज एयर स्पेस क्यों बंद किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां से कोस्टल लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक जो है हमारा माना जाता है कॉन्ग्रेस जोन, और इसके बाद में कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा माना जाता है क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको ईजेड कहा जाता है। फिर इसके बाद यहां तक तो अगर कोई भी आपको माइनिंग करनी है तो आपको अधिकार नहीं लेना है, किसी से मतलब परमिशन नहीं लेना है, यहाँ पर उस संबंधित देश का पूरा अधिकार है। लेकिन जब 200 नॉटिकल माइल के बाद आप हाई सी में आ जाते हैं, तो हाई सी में जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ जो है आपको परमिशन लेना है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। हाँ, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है, जो मैं अभी बात करूंगा आपसे, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है और भी कई देशों में हुआ है कि उन्होंने अपने जो ईजेड है, जो एक्सक्लूसिव नॉटिकल माइल, उसके उसके एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दी है। कहाँ दी है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसको CLCS कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उस वहां पर एक एप्लीकेशन देकर कि हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको बढ़ाया जाए, दैट इज बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारी जांच पड़ताल करने के लिए जो बेसिकली CLCS है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो क्या करता है, वो जो उसको बढ़ा देता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा हुआ है। आपको बताना चाहूंगा चिंता का विषय ये है कि 2009 में श्रीलंका ने भी ऐसी एप्लीकेशन दी, श्रीलंका ने भी ऐसी एप्लीकेशन दी कि हमारे कॉन्टिनेंटल हमारा जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो मोर देन 200 नॉटिकल माइल है, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, अब अगर वहां से ये एप्लीकेशन फिलहाल के लिए एंटरटेन नहीं की गई, क्योंकि भारत ने पहले तो एप्लीकेशन नहीं दिया, लेकिन जब भारत की स्थिति में चाइना का हस्तक्षेप देखा गया तब जो है भारत ने जो है अभी 2021-22 में वहां पर बेसिकली CLCS में एप्लीकेशन देके उसके क्लेम को काउंटर किया और कहा कि जो है ऐसा उसको अप्रूवल आप मत दीजिए, क्योंकि अगर उसका अप्रूवल होता है तो भारत की सुरक्षा के साथ समझौता होगा, भारत की सुरक्षा के सामने चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे में आप उसको काउंटर किया भारत ने, लेकिन अभी उसको इसके संबंधित एप्लीकेशन नहीं दिया गया, अप्रूवल नहीं दिया गया। अभी ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ध्यान से देखिए कि कोई भी कोस्टल नेशन जो होता है वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। कहाँ? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसको हम CLCS कह सकते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, एप्लीकेशन दे सकता है ये कहते हुए कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है दैट इज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आप हिंदी में समझते हैं तो आप उसको ध्यान से समझिए। मैं आपसे बोल नहीं रहा हूं इंग्लिश में, लिखा जरूर इंग्लिश में है, बट मैं उसको डिकोड कर रहा हूं कि आप हिंदी में समझें। ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, भले अगर इंग्लिश की न्यूज है तो भी मैं आपसे वहां से पिक करता हूं, अगर हिंदी की न्यूज है तो भी पिक करता हूं, जिससे आपको एक कंपाइल्ड जो है चीजें मिल सके, फिर कोई चीज आपसे मिस ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो श्रीलंका ने 2009 में क्या किया था, जैसा मैंने अभी आपको बता ही दिया एक बार कि एप्लीकेशन दिया था वहां पे। ठीक है, और कि यहाँ जो है ऐसा किया जाए, हमारी बाउंड्री को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए आप देखो दी CLCS, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि कन्वेंशन ऑन, ठीक है, लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने जो है उस संबंधित नेशन के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसको रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद में एप्लीकेशन को फिर अप्रूव करता है। ऐसा पहले नहीं है, इसने कुछ लोगों का एक्सेप्ट किया है, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो देखो पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, इन सभी की जो मैरीटाइम जो टेरिटरी है वो बेसिकली स्ट्रेच बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स।
क्योंकि इसके एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है CLCS ने। तो ऐसे अगर श्रीलंका के साथ कर दिया तो श्रीलंका और ज्यादा क्लोज हो जाएगा किसके, निकोटिन माउंटेन के, जिसको हम माउंटेन ऑफ कोबाल्ट कहते हैं। ठीक है, फिलहाल के ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा चाइना इस चीज को लेकर कोशिश करेगा कि हाँ मतलब ऐसा हो जाए। ठीक है, 2010 में क्या किया इंडिया ने, बेसिकली 2010 की बात है, 2010 में इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया श्रीलंका की इस एप्लीकेशन को जो CLCS के सामने जो है उसने रखी गई थी, और क्लेम को, और कहा मतलब अभी तक कोई काउंटर नहीं किया। लेकिन 2022 में क्या किया, 2022 में इसने एक वहां पर बेसिकली एक आर्ग्यू पोजीशन डायल की और कहा कि हाँ जो है इनके जो इनका क्लेम है उसको अप्रूव ना किया जाए। 2022 की है क्योंकि ये भारत की इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कंसीडर दी कंसीडर दी क्वाली मिशन नॉट टू कंसीडर दी क्वालिफाई। ठीक है, मतलब नॉट टू कंसीडर दी क्वालिफाई। इसने बताया कि जो इसका एप्लीकेशन है श्रीलंका का, दैट कंसीडर नॉट टू क्वालिफाई, भाई उसको आप क्वालिफाई मत करिए। रीजन क्या है कि हाँ वो भारत की सुरक्षा के साथ समझौता करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब चाइनीज प्रेजेंस, मैंने आपसे अभी बताया कि चाइना की भूमिका इसमें कहां से आ गई। हम देखिए, it is not Sri Lanka that New Delhi is most concerned about the say एनालिस्ट कहते हैं कि भारत श्रीलंका को लेकर चिंतित नहीं है, बट भारत किसको लेकर चिंतित है, श्रीलंका के पीछे जो खड़ा है। ठीक है, और वो कौन है, वो चीन है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है और इंडियन ओशियन में जो है श्रीलंका को ऐसी मजबूरी मिल जाए तो क्या करेगा, वहां पर चाइनीज प्रेजेंस को बढ़ावा देगा। और अगर चाइनीज प्रेजेंस वहां पर होती है तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा खतरा साबित हो जाएगी। इंडियाज क्लेम इज नॉट एम्ड एट स्टार्टिंग एक्सप्लोरेशन इमीडिएटली, मतलब ऐसा नहीं है कि भारत जो है क्या करेगा, तुरंत वहां पर एक्सप्लोरेशन करने लगेगा, बट ये चाहता है स्टेब्लिशिंग इस प्रेजेंस एंड स्टेक बिफोर चाइना एंटर्स इन द पिक्चर, मतलब चाइना की पिक्चर में आने से पहले भारत अपने क्लेम को वहां एस्टेब्लिश करना चाहता है उस निकोटिन माउंटेन पर। ठीक है, अभी अगर वर्तमान में बात करें हम, ठीक है, तो वर्तमान में अगर बात करें तो ISA के हिसाब से जो वहां पे एक्सप्लोरेशन का बेसिकली डीप ओशियन के जो अब तक लाइसेंस है ISA के हिसाब से, वो चाइना को है, जर्मनी को है, साउथ कोरिया को है और इसके अलावा इंडिया को है। चाइना, जर्मनी, साउथ कोरिया और इंडिया को भी इसका लाइसेंस है। ठीक है, अब जैसे इंडिया की डीप ओशियन मिशन की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं, आप कमेंट में बताइए कि अभी भारत का जो डीप ओशियन मिशन है, पहले भी डीप ओशियन मिशन भारत का रहा है, अभी नया डीप ओशियन मिशन जिसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, समुद्रयान। ठीक है, समुद्रयान मिशन कब लॉन्च हो रहा है और उसमें जो पनडुब्बी है उस पनडुब्बी का क्या नाम है, जो बेसिकली आपको एक हिंट भी दे दे रहा हूं, वो 6000 क्या मीटर की गहराई तक जाएगी और इसी वजह से उसका नाम रखा है मत्स्या 6000, जो 2026 में लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो भारत भी बेसिकली सी एक्सप्लोरेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली भारत की जो माइनिंग इनिशिएटिव है वो बेसिकली जल्दी के ईयर्स में जो है बहुत ज्यादा जो है एम्बिशियस हुए हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशन में आए हैं, और ये जो है बेसिकली इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी भी देख रहा है, इसलिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इसको परमिशन दे सकता है। 2021 में बेसिकली डीप ओशियन मिशन जो है लॉन्च किया था, जो लगभग $500 मिलियन के फंड से भारत द्वारा शुरू किया गया था। और इसके तहत भारत ने क्या किया था, वही निकोटिन वाले माउंटेन रीजन से क्या किया था, कुछ मिनरल्स, कुछ स्टोन्स जो है कलेक्ट किए थे, जिससे कि उनको रिसर्च किया जा सके, उनको उस पर रिसर्च करके देखा जा सके कि वहां पे कौन कौन से हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक डीप ओशियन मिशन जो है लॉन्च किया कि हाँ जो है इसको लॉन्च करने के बाद में, इसके बाद में वहां पे क्या किया जाएगा, माइनिंग को और एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा जाएगा। बेसिकली पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं, अब उस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का जो लाइसेंस एक्सप्लोरेशन का भारत के पास है, उसमें कोबाल्ट भी आता है। ठीक है, उसमें क्या आता है, कोबाल्ट भी आता है, जो एक क्रिटिकल जो है मिनरल्स हैं। ठीक है, तो देखिए हिंट, देखिए हिटिंग, देखिए कोबाल्ट वार इरप्ट्स इन इंडियन ओशियन, इंडिया चैलेंजेज चाइना बैक्ड श्रीलंका फॉर माइनिंग राइट्स इन IOR मतलब इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, तो आप देखिए इस चीज को, अब बहुत सारी चीजें इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली देखिए, इंडिया बीट्स चाइना इन विल टू फाइट फॉर कंट्री, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया स्ट्रगल टू ल्योर न्यू रिक्रूट्स। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो श्रीलंका में चाइना का हस्तक्षेप है, इसमें यही बात की गई है कि वहां का जो बेसिकली युआन योंग है, एक जो है चाइनीज शिप है, वो भी श्रीलंका में
तैनात हुआ है और जिसकी वजह से वो बेसिकली इंडियन ओशियन पर अपनी निगरानी रख रहा है। और इंडियन ओशियन पर निगरानी रखने का मतलब है कि भारत की जो प्राइवेसी है, जो भारत के सैटेलाइट या किसी भी तरह की जो है मिसाइल लॉन्च सिस्टम है, किसी भी तरह का डिफेंस लॉन्च सिस्टम है, उस पर वो अपना निगरानी रख सकता है। और अगर निगरानी रखने का मतलब समझ रहे हैं कि उसको काउंटर करना, ठीक है, काउंटर कर सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें। तो अभी ध्यान दीजिएगा, देखो ये है आपकी लोकेशन किसकी, नेक्टिन माउंटेन की। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए ये आपका भारत है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये आपका भारत है, ये आपका श्रीलंका है, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो भी प्रेजेंट टाइम में ये है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है श्रीलंका की, ठीक, जो 1050 किलोमीटर तक है यहां से, मतलब श्रीलंका की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां से अगर देखें 1050 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये आपका इंडियन ओशियन में निकोटीन माउंटेन पड़ता है, जिसको हम माउंटेन ऑफ कोबाल्ट कह रहे हैं, ठीक है। और बाकी भारत से अगर देखा जाए तो भारत के कोस्टल रीजन से 1350 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, और मालदीव से 1100 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर हम बात करें तो इन तीनों देशों में तो भारत से ये सबसे ज्यादा दूर पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर मालदीव की या श्रीलंका की बात करें तो ये लोग यहाँ पर इस कोबाल्ट रीजन में माइनिंग को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। अगर इनमें से किसी को भी इसके संबंधित क्लेम को जो है ISA का समर्थन मिलता है तो यहाँ पर ये दोनों देश ना करके बल्कि कौन करेगा, चाइना करेगा, ठीक है। और ये भारत के चिंता का विषय, इसीलिए भारत अपनी प्रेजेंस वहां पर बनाए रखना चाहता है और वो ये क्लेम करता है कि हमें यहाँ पर परमिशन दीजिए, क्योंकि इंडियन ओशियन का पूरा विकास इस पे डिपेंड करता है और हम करेंगे। इंडियन ओशियन से आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनका विकास इस पे डिपेंड करता है और उसको हम करेंगे, ठीक है। इंडियन ओशियन का अगर विकास समुचित जो है क्या कहते हैं सुनिश्चित करना है तो आप हमको इसके संबंधित लाइसेंस दीजिए। और भारत बहुत जोर तोड़ से इसके लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है, क्योंकि भारत समझ रहा है इंडिया का थ्रेट, सॉरी चाइना का थ्रेट, ठीक है, चाइना का थ्रेट। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप ध्यान से समझिए, देखिए ये जो मैंने बताया कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, ये आपसे अभी मैंने बात किया था कि डीप ओशियन मिशन के तहत 2022 में कुछ नमूने, कुछ सैंपल भारत ने जो है कलेक्ट किए थे उनको जांच करने के लिए, जो बेसिकली पॉलीमेटेलिक्स जो है सल्फाइड्स हैं। तो इसी में जो है आपका कोबाल्ट भी आता है। अब देखो ये वाली ये जो लोकेशन है ये आपको दिख रही होगी, ये लोकेशन आपकी क्या है, ये लोकेशन आपकी बेसिकली निकोटीन माउंटेन की है, जिसको हम कोबाल्ट का माउंटेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से अगर आप चीजों को समझेंगे, इस तरह से अगर आप चीजों को समझेंगे तो आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जो मैंने आज पढ़ाया है खासकर निकोटीन माउंटेन के बारे में और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, चाइना कैसे इसमें इंटरफेयर कर सकता है, या मतलब श्रीलंका का क्या क्लेम है इसमें, तो उसमें क्या है कि यहाँ जो है उसमें आप अगर ध्यान से समझेंगे देखेंगे तो आपको ये चीज कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूल पाएंगे आप इस चीज को। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ये जो आपको पनडुब्बी दिख रही है ये कुछ और नहीं है, ये जो मैंने अभी आपसे बताया मत्स्य 6000, ये मत्स्य 6000 पनडुब्बी है जो भारत के डीप ओशियन मिशन का पार्ट है, भारत के समुद्रयान मिशन का पार्ट है और जो 2026 में लॉन्च होगा, ठीक है। इसको 6000 मीटर की गहराई तक जो है भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कोबाल्ट की, ठीक है, आखिरकार क्यों कोबाल्ट के लिए परेशान है सब लोग। देखिए कोबाल्ट का जो माउंटेन पाया जाता है, कोबाल्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल होता है। अगर मैं इसको बात करूं तो इसका जो सिंबल होता है वो CO होता है और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर आपका 27 और जो इसका एटॉमिक वेट है वो लगभग 58.9 के आसपास में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो इसकी खोज, तो इसकी खोज की अगर मैं बात करूं तो जॉर्ज ब्रेंट ने की थी इसकी खोज सबसे पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यूज ऑफ कोबाल्ट की बात करूं तो देखो आप ध्यान से इसको देखो, किसी भी तरह का एलॉय या सुपर एलॉय के पार्ट्स बनाने के माध्यम से जो है एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी तरह के इंजन, मतलब जो इंजन बनाए जाते हैं उसमें भी कोबाल्ट का यूज होता है। गैस टरबाइंस बनाई जाती हैं उसमें भी कोबाल्ट का यूज होता है। बाकी हाई स्पीड जो स्टील्स हैं उनको बनाने में भी, इसके अलावा जो आपके कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं उनको बनाने में, इसके अलावा क्या होता है सीमेंटेड कार्बाइड्स को बनाने में, इसी के साथ साथ आपके जो मैग्नेट्स हैं और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ये कैटलिस्ट के रूप में भी पेट्रोलियम और केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें कोबाल्ट का यूज किया जाता है। साथ ही अगर मैं बैटरी सेक्टर की बात करता हूं तो बैटरी सेक्टर में ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है, क्योंकि बेसिकली ध्यान दीजिएगा इसके जो कंपाउंड हैं वो बेसिकली आगे आने वाले 10-15 सालों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कैसे, रिचार्जेबल बैटरी बनाने में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है इस एप्लीकेशन के लिए जो कोबाल्ट डाई हाइड्रोक्साइड होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कोबाल्ट डाई हाइड्रोक्साइड और
ट्राई कोबाल्ट टेट्रा ऑक्साइड, इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसमें, लिथिएटेड कोबाल्ट ऑक्साइड में, मैंने अभी आपको बताया था। और फिर इसको क्या किया जाता है, कैथोड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी बनाए जाते हैं। यही नहीं, जो निकल बेस्ड बैटरीज होती है उसमें भी इलेक्ट्रोड के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली जैसे जैसे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी स्टोरेज में हमारी जो है क्या कहते हैं क्षमता को अगर बढ़ाना है, तो हमें उस कोबाल्ट के माउंटेन पर बेसिकली अपना जो अधिकार क्लेम करना है। और उम्मीद करता हूं कि ऐसे भारत को ही जो है इससे संबंधित लाइसेंस देगा, जिससे कि जो है ये बात सच है कि देखिए अगर श्रीलंका या मालदीव को इसका लाइसेंस दिया जाता है तो उससे विकास किसका होगा, ना श्रीलंका का होगा, ना मालदीव का होगा, ना भारत का होगा, ना किसी और का, सिर्फ और सिर्फ चाइना का होगा। लेकिन अगर भारत को जो है क्या कहते हैं इसका लाइसेंस दिया जाता है, तो भारत की जैसे नेबरहुड फर्स्ट की नीति है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें भारत अपने सारे पड़ोसियों की, इंडियन ओशियन से लगे हुए सारे देशों की का विकास करने की पूरी कोशिश किया जाए करेगा। अगर इंडियन ओशियन का विकास करना है तो भारत पर भरोसा जताया जा सकता है, लेकिन चाइना पर भरोसा नहीं जताया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास प्रीलिम्स प्लस मेंस को फोकस करते हुए होती है, इसको आप जरूर अटेंड किया करिए। और साथ ही इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच रात को 9 बजे चलता है। और ये जो छोटे छोटे वीडियोज हैं ये डेली शाम को आपके 7 से 8 के बीच में जो अपलोड होते हैं, इनको आप जरूर देखा करिए। ठीक है, टाइम आधा घंटा 15 मिनट इधर उधर होता रहता है, बट हाँ इनको जरूर देखा करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही किसी तरह का सजेशन हो तो आप जरूर दीजिएगा। और आप इसके साथ ही ये चीज जरूर बताइएगा, अपना अपना इसमें सजेशन जरूर दीजिएगा। जो भी मैंने बातें की हैं, अगर इसमें किसी भी तरह का आपके अपने व्यूज हैं, आपके अपने पॉइंट्स हैं जिसको लगता है कि हाँ जो है यहाँ पे मुझे क्लास में मेंशन करना चाहिए, तो आप उसमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिससे बाकी के जो स्टूडेंट्स इस क्लास को देखें तो उनको भी उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।